चलो ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट मेथड्स। पहले इस नाम को समझ लेते हैं। बिल्ट इन का मतलब जो पहले से हमें बने बनाए मिलते हैं। जावास्क्रिप्ट मेथड्स यानी कि फंक्शंस होंगे या मेथड्स होंगे जो जावास्क्रिप्ट के हैं। फंक्शंस का दूसरा नाम ही मेथड्स है, यानी कि फंक्शन को ही मेथड कहा जाता है। तो अभी के लिए सिर्फ आप ये समझ लें कि मेथड से मुराद है फंक्शंस हमारे। बाकी इसमें थोड़ा सा माइनर सा फर्क है, वो हम जब क्लासेस पढ़ेंगे तो उस वक्त जाके देखेंगे। अभी आप ये समझिए कि इस चैप्टर के अंदर हम ऐसे कुछ फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमें पहले से बने बनाए मिलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ से। अच्छा, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने पहले भी कुछ बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट मेथड यूज कर लिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग, इसी तरह प्रॉम्प्ट। तो इस तरह के और कई हमने बिल्ट इन मेथड हमने यूज कर लिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, आगे इधर वो कुछ कैटेगरीज बता रहा है कि हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले कुछ जावास्क्रिप्ट के ग्लोबल मेथड्स पढ़ लेंगे। फिर ऐसे कुछ मेथड पढ़ेंगे जिनका ताल्लुक स्ट्रिंग के साथ होगा, फिर मैथ के कुछ मेथड पढ़ेंगे, फिर डेट के मेथड्स होंगे, इस तरह एरेज के मेथड होंगे, और नंबर के ऊपर अप्लाई होने वाले मेथड्स होंगे। तो हम बेसिकली ये चार पांच कैटेगरीज पढ़ेंगे। चल, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ले लेते हैं कि बेसिकली ये काम किस तरह करते हैं, होते किस तरह। हमें वर्किंग तो जो है वो इसकी अप्रोक्सीमेटली पता है, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग हमने अक्सर यूज किया हुआ है। ये किस तरह यूज होना है हमें पता है। सिंपल हमने कंसोल डॉट लॉग लिखना है, ब्रैकेट्स लगानी है, और उसके अंदर कोई भी एक चीज पास कर देंगे तो उसे वो स्क्रीन पे कंसोल करवा देंगे। तो ये बेसिक हमने वर्किंग देखी हुई है। इसी तरह प्रॉम्प्ट मेथड भी हमने देखा हुआ है। प्रॉम्प्ट किस लिए यूज होता है कि जब भी हमने यूजर से इनपुट लेनी होती है तो उसके लिए हम प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। चाहिए उसने इधर थोड़ा सा फर्क बताने की कोशिश की है कि मेथड के अंदर और फंक्शन के अंदर फर्क क्या है, तो ये देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ मेथड एंड अ फंक्शन इज दैट अ फंक्शन इज डिफाइंड एनीवेयर इन द स्क्रिप्ट। वो कह रहा है कि अगर आपने सिंपल ऐसे फंक्शन बना के कहीं पे भी रख दिया है हमारी फाइल के अंदर तो उसे हम फंक्शन कहेंगे। लेकिन अगर वही फंक्शन आपने किसी क्लास के अंदर रखा है, अभी अभी तक हमने क्लास नहीं पढ़ी है, लेकिन इस तरह समझ लें कि वो भी एक पीस ऑफ कोड है, क्लास भी। तो अगर तो किसी क्लास के अंदर फंक्शन बनाया गया है तो उसे हम मेथड कहते हैं, और अगर क्लास से बाहर जनरल कहीं पे बना के फंक्शन रख दिया गया है तो उसे फंक्शन कहा जाता है। यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि मेथड्स कैन ऑफन बी चेन एज वेल। मेथड जो है वो एक दूसरे के साथ चेन भी किए जा सकते हैं, चेन मीन के लिंक किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंसोल डॉट लॉग एक फंक्शन है, उसके अंदर एस डॉट कॉनकेट। अब ये एस एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर एक फंक्शन अप्लाई होता है कॉनकेट, जो क्या करता है जो पहले स्ट्रिंग होगी उसके साथ नई स्ट्रिंग को जोड़ देगा। अच्छा, आप इस लाइन के फौरन बाद देखें डॉट टू अपर केस भी लिखा हुआ है, फिर डॉट रिप्लेस भी लिखा हुआ है, फिर डॉट कनकेट लिखा हुआ है। तो इस चीज को समझते हैं कि ये क्या चीज है। चलिए ये देखें, इसको जरा समझ लेते हैं। एस डॉट एस एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर हेलो पड़ा हुआ है। कंसोल डॉट लॉग एक फंक्शन है, उसके अंदर वो क्या कर रहा है कि इस एस को ले रहा है, इसके साथ जोड़ रहा है देर को। यानी कि इस लाइन के बाद क्या हो चुका होगा, हमारी स्ट्रिंग हो चुकी होगी हेलो देर, और ये। अच्छा, उसके बाद डो टू अपर केस। डो टू अपर केस क्या करेगा, ये जितनी भी हमारी स्ट्रिंग है इसे क्या कर देगा, वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि इस तरह हो जाएगा। ये हो चुका होगा। अच्छा, उसके बाद डॉट रिप्लेस। देर को वो कह रहा है कि रिप्लेस कर दो यू के साथ, तो इस लाइन के बाद हमारी स्ट्रिंग हो चुकी होगी हेलो, देर की बजाय आ जाएगा यू। अच्छा, उसके बाद डॉट कॉनकेट, वो कह रहा है कि फिर इसके साथ जोड़ देगा, किसको जोड़ देगा, हेलो,
हेलो यू यू आर अमेजिंग। ठीक है, तो इस चीज को उसने जोड़ दिया साथ। तो अब फाइनल जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। अब जरा देखें कि उसने एक ही जगह पे चार पांच जो मेथड हैं वो एक दूसरे के साथ जोड़ दिए हुए हैं। तो इसे वो कहते हैं चेनिंग। मेथड को चेन करना, एक दूसरे के साथ लिंक कर देना। पहले एक मेथड अप्लाई किया है, फिर उसके फौरन बाद दूसरा अप्लाई कर दिया है, फिर तीसरा अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा उस पर ये वाला मेथड लग जाएगा, इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस पर ये वाला मेथड अप्लाई हो जाएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा उस पर ये वाला मेथड अप्लाई हो जाएगा, और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो किसको चला जाएगा, वो सारा कंसोल डॉट लॉग को चला जाएगा। जरा देख लेते हैं। ये देखें, यही आंसर आ रहा है, हेलो यू यू आर अमेजिंग। तो यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आना चाहिए, और यही हमारा आंसर आ चुका है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि कुछ ग्लोबल मेथड्स हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। उनमें ये उसने एक एग्जांपल ली हुई है। अच्छा, यहाँ पे वो ये बात बता रहा है कि कुछ ग्लोबल मेथड हैं कि जिनके लिए आपको डायरेक्ट आप क्या करते हैं, उस फंक्शन का नेम लिखते हैं या उस मेथड का नेम लिखते हैं, आप उसे यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसोल डॉट लॉग है। अब ये जो कंसोल डॉट लॉग है, आपको कहीं पे अपनी फाइल के अंदर इस कंसोल को इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा है। आमतौर पे क्या होता है कि जब भी हमने किसी एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल का कोड यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले उस कोड को जिस फाइल में यूज करना है उसके अंदर इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कंसोल डॉट लॉग को जब आपने यूज किया तो कहीं भी आपने इसे इंपोर्ट नहीं किया, आपको जरूरत नहीं पेश आई कि आप कंसोल डॉट लॉग को इंपोर्ट करें। तो यही वो बात इधर कह रहा है कि कुछ जावास्क्रिप्ट के ग्लोबल मेथड्स हैं कि जिन्हें हमें विदाउट रेफरिंग टू बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स, हमने बजाय इसके कि उन्हें इंपोर्ट करें और फिर उस सब्जेक्ट का नाम लिखे फिर उसे यूज करें, वो क्या होता है कि डायरेक्टली हम उसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए, जिस तरह नंबर डॉट इज नॉट अ नंबर। अब ये नंबर को हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ा, बल्कि डायरेक्ट हमने उस नंबर का नाम लिखा है, यानी कि नंबर एक क्लास लिखी है, डॉट और आगे उस मेथड का नाम लिखा है, तो वो यूज कर लिया हमने। इस चीज को जरा समझते हैं कि इस लाइन के अंदर वो क्या समझाना चाह रहे हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू 7। क्या है कि एक वेरिएबल है एक्स, उसके अंदर 7 पड़ा हुआ है। कंसोल डॉट लॉग हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। अच्छा, आगे ये देखिए, नंबर एक क्लास है, इज नोट इज एन अ एन, इसका क्या मतलब, एन एन इज नोट अ नंबर। अच्छा, इज नोट अ नंबर का मतलब ये है कि ये फंक्शन क्या करेगा, ये जरा डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं। रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू दैट इंडिकेट्स वेदर अ वैल्यू इज द रिवर्स्ड वैल्यू एन एन ए एन, नोट अ नंबर। यानी कि जो वैल्यू है, जो इसको वैल्यू पास की जा रही है, क्या वो नंबर है। अगर तो वो नंबर होगी तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अब एक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक नंबर पड़ा हुआ है। तो ये चेक करेगा कि इसके अंदर एक्स के अंदर नंबर पड़ा हुआ है, तो बिल्कुल नंबर पड़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ट्रू आ जाएगा। देखते हैं, सॉरी फॉल्स आ गया। ये क्यों आया भाई। हाँ, सर क्योंकि 7 एक नंबर है। जी बिल्कुल। 7 एक नंबर है, और ये वो चेक कर रहा है इज नोट अ नंबर। ये वो चेक कर रहा है कि नंबर नहीं है, इसको चेक कर रहा है। तो चूंकि 7 एक नंबर है, और ये चेक कर रहा है कि नंबर नहीं है, अगर नंबर ना होता तो फिर इसने ट्रू देना था। फॉर एग्जाम्पल इस तरह करते हैं, अभी भी इधर स्ट्रिंग करके देखते हैं। अब देखते हैं, अभी भी फॉल्स है, ये क्यों दे रहा है, इज नोट अ नंबर। हाँ जी, ये कोई बता सकता है ये क्यों हो रहा है इस तरह। क्या हम फाइल सही रन कर सर रहे हैं। हम इसमें हम नंबर में कन्वर्ट तो नहीं कर रहे इसको। नंबर में कन्वर्ट कर भी दें, हेलो को नंबर में कन्वर्ट होना नहीं चाहिए। अच्छा, ये एक दफा दोबारा पढ़ते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू दैट इंडिकेट्स वेदर अ वैल्यू इज द रिजर्व्ड वैल्यू एंड नॉट अ नंबर अनलाइक द ग्लोबल इज एन नंबर।
अच्छा, इधर एक दफा नंबर को हटाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो एक फंक्शन है इज नॉट अ नंबर, जो सिंपल अप्लाई होता है, जिससे पहले कोई क्लास नहीं आएगी। ये क्या करता है, रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू दैट इंडिकेट्स वेदर अ वैल्यू इज द रिजर्व्ड वैल्यू एन। ठीक है। ये चेक करेगा कि इसके अंदर जो वैल्यू पास की जा रही है वो नंबर है कि नहीं है। अगर तो नंबर नहीं होगी तो ट्रू आ जाएगा, अगर नंबर होगी तो फॉल्स आ जाएगा। लेकिन जब हम इसके शुरू में नंबर डॉट इज नॉट अन नंबर लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा ये सिर्फ नंबर वाली क्लास में चेक करेगा। अच्छा, इस चीज की डिटेल जो है वो इसको हम देख लेंगे, ये मुझे अभी नहीं समझ आ रही है फिलहाल। अगर आप में से किसी को समझ आ रही तो डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल इज नॉट अनन की समझ आ गई है। लेकिन नंबर में हम नंबर उसे पास किए जा रहे हैं तब भी वो फॉल्स दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये है ना, इधर भी फॉल्स दे रहा है, इसे स्ट्रिंग हम इधर दे देते हैं तो तब भी उसने यही दे रहा है। ये पता नहीं क्यों इस तरह कर रहा है। सर इसे जीरो देकर देखिए। जीरो दे रहे थे, हम फिर भी फॉल्स है। ये ट्रू कब दे, सोचने वाली बात ही है। चले, खैर इसको देख लेते हैं। इसको देख लेंगे, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो टॉपिक है डी कोडिंग एंड इनकोडिंग यूआरआई, इसे एक दफा छोड़ दें, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। पार्सिंग नंबर्स। पार्सिंग नंबर्स का मतलब यही है कि हमने क्या करना है, नंबर्स को कन्वर्ट करना है। अच्छा, सबसे पहले वो कह रहा है कि मेकिंग इंटीजर्स विद पार्स इंट। हमने क्या करना है, इंटीजर्स बनाना है। कोई भी वैल्यू होगी उसे इंटीजर बना देना है, यानी कि नंबर डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देना है। इंटीजर डाटा टाइप में, इंटीजर बेसिकली नंबर ही होते हैं। जो कौन से होते हैं, जो पॉइंट्स के बगैर नंबर होते हैं उन्हें इंटीजर कहा जाता है। 0 1 2 3 4, -1 -2, इस तरह एंड सो ऑन, और पॉजिटिव की तरफ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो उन्हें कहा जाता है इंटीजर, जो पॉइंट्स के बगैर होते हैं। इस तरह फ्लोट कौन से नंबर होते हैं कि जिनमें आखिर में पॉइंट आ जाता है, डेसिमल वाले नंबर, उन्हें फ्लोट कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने किसी नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, यानी कि ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है कि जिसके एंड पे डेसिमल पार्ट नहीं है, तो उसके लिए हम पार्स इंट मेथड यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, उसने एक एग्जांपल ली हुई है, इसी को उठा लेते हैं। तो ये देखिए, लेट एस टी आर इंट इज इक्वल टू 6। ये एक उसने वेरिएबल लिया है इस नाम का, उसके अंदर 6 एक स्ट्रिंग है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर डिजिट है, लेकिन है बेसिकली ये स्ट्रिंग। अच्छा, उसने क्या किया है, इस चीज को, इस स्ट्रिंग को वो कन्वर्ट कर रहा है इंट में। तो क्या लिखेंगे हम, सिंपल पार्स इंट लिखेंगे। वो क्या करेगा, ये वाला मेथड क्या करेगा, इस वेरिएबल को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में और इस वेरिएबल को असाइन कर देगा। ठीक है। अब जरा देखें कि पार्स इंट हमने एक और भी शुरू में, जब हमने डेटा टाइप्स की कन्वर्जन देखी थी, तो हमने उस वक्त एक मेथड देखा था स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने का, किसी को याद होगा? याद है किसी को कि स्ट्रिंग को नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? हमने देखा था ये सारा कुछ। चलिए मैं बता देता हूँ हमने क्या किया था। हमने इस तरह किया था, एक इस तरह, और जो भी हमारा था वेरिएबल स्ट्रिंग, उसे हमने एक नंबर को नंबर में उसे कन्वर्ट कर लिया था, यानी कि नंबर एक फंक्शन अप्लाई किया था। तो उससे क्या हो गया था, ये वाला जो स्ट्रिंग थी वो नंबर में कन्वर्ट हो गई थी। तो सेम इसी तरह काम करता है पार्स इंट। क्या करता है वो, कि जो भी इसे स्ट्रिंग पास की जाती है उसे ये कन्वर्ट कर देता है इंटीजर में, और इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या दे देता है, इंट इंट। अच्छा, अब कोई फर्क समझा सकता है कि इसमें और अगर इस तरह किया जाए, इन दोनों लाइनों में क्या फर्क है, इसमें और इसमें, कोई बता सकता है? जी।
सर सर जो बोल नंबर वाला मेथड है ये उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा ठीक है जो पहले हमने यूज किया। जी। तो जो सेकंड मेथड ये इंटीजर में भी नंबर में भी करेगा और इंटीजर तो इसमें भी दोनों में करेगा। फर्क क्या होगा नंबर में और इंटीजर में? सर नंबर जस्ट उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा, उसमें डेसिमल पॉइंट मेरे ख्याल में वैसे ही रहेगा। जी बिल्कुल। नंबर के अंदर इंटीजर भी आ जाते हैं, डेसिमल भी आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं। तो नंबर जी जनरल सर। एक उसे नंबर डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा, उसमें डेसिमल भी आ सकते हैं, डेसिमल नहीं भी हो सकते। लेकिन ये वाला जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बताया। तो जब भी आपने किसी को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आप पारसेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर जनरल नंबर में कन्वर्ट करना है तो सिंपल नंबर फंक्शन यूज कर लें। तो अब क्या होगा कि ये स्ट्रिंग होगी, इसे वो नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अब इसकी डेटा टाइप नंबर हो जानी चाहिए। तो इधर हम क्या कर रहे हैं, इधर उसकी डेटा टाइप भी प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो यही देखते हैं। तो ये देखिए उसने बता दिया टाइप ऑफ 6 इज नंबर। अब इसकी डेटा टाइप क्या हो चुकी है, नंबर। इस लाइन के बाद इसकी डेटा टाइप नंबर हो चुकी है इस वेरिएबल की। तो ये था कि आपने पार्स इंट को कैसे यूज करना है, यानी कि आप इसे कोई भी वैल्यू पास करेंगे ये उसे क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब इसी तरह इसे जरा 10.5 दे के देखते हैं, यानी कि एक डेसिमल वाला नंबर दिया। अब देखते हैं कि ये एंड से ये उड़ाता है कि नहीं उड़ाता। तो ये देखिए उसने 0.5 उड़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर सिंपली इधर मैं नंबर करता हूँ तो फिर देखते हैं वो क्या करते हैं। ये देखिए आपके सामने नंबर में उसने उसी तरह रहने दिया, लेकिन उसकी डेटा टाइप नंबर बना दी है। लेकिन इंटीजर के केस में उसने क्या किया है, अगर हम इसे पार्स इंट करें तो उसने क्या किया है, हाँ उसके एंड से पॉइंट उड़ा दिया, लेकिन उसकी डेटा टाइप नंबर ही रहेगी। क्योंकि बिल्ट इन जो डेटा टाइप हमारे पास आती है वो इंटीजर नहीं आती है। ठीक है, इंटीजर का सिर्फ फंक्शन आता है, लेकिन बिल्ट इन डेटा टाइप हमारे पास इंट नहीं आती है। तो वो हमारे पास नंबर ही रहेगी। लेकिन वो इसको कन्वर्ट किस में कर देगा, इंटीजर में कर देगा। क्योंकि इंटीजर जो है वो सबसेट है ना उसका, नंबर का। नंबर के अंदर इंटीजर भी आते हैं, फ्लोट भी आते हैं। तो एक पूरा जो हम कह सकते हैं कि जो ऊपर रैपर है वो तो नंबर का ही रहेगा, लेकिन अंदर जो स्पेसिफिकली डेटा टाइप हो जाएगी वो इंट हो जाएगी इसकी। अच्छा, इसी तरह इस चीज को देखते हैं, ये वो क्या कह रहे हैं। तो ये देखिए हमने एक फ्लोट नंबर लिया है, हम इधर उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, हम ऐसे पहले इस चीज को देख चुके हैं लेकिन फिर देख लेते हैं उसने क्या किया, एंड से पॉइंट उड़ा दी है। क्योंकि हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पॉइंट उड़ जाएगा, और बाकी सिर्फ 7 रह जाएगा और उसके रेट टाइप नंबर रह जाएगी। इसी तरह ये बाइनरी को देख लेते हैं। ये भी एक स्ट्रिंग है, उसने इसे इंटीजर में कन्वर्ट किया है। अब देखते हैं क्या करता है। तो ये देखिए टाइप ऑफ 0, उसने इसे बेसिकली कन्वर्ट कर दिया है। जब उसने इसे इंटीजर में कन्वर्ट किया तो ये एक बाइनरी की ना एक फॉर्म है स्पेसिफिक। वो जब इसे कन्वर्ट करने जाएगा इंटीजर में तो सिर्फ 0 बच जाएगा। अब ये 0 क्यों बच रहा है इसका मुझे भी आइडिया नहीं है, ये कि ये कौन सी स्पेसिफिक टाइप है। ठीक है, तो इसका अभी तक मुझे आइडिया नहीं है, इसे देख लें। चाहिए आप लोगों ने ये सारी डिटेल पढ़ लेनी है, इधर बड़ी काम की चीजें लिखी हुई हैं तो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अच्छा, इसे देखते हैं। ये देखिए हेलो एक स्ट्रिंग है, हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाई है। अब इस हेलो को हम इंटीजर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो उसूली तौर पे क्या आंसर आना चाहिए, जब भी हम किसी ऐसी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करें कि जो स्ट्रिंग नंबर पर मुश्तमिल ना हो, डिजिट्स पर मुश्तमिल ना हो, तो वो क्या एरर आता था हमारे पास, याद है किसी को? नोट अ नंबर आता हाँ था। जी, वेरी गुड। तो इसका भी आंसर नोट अ नंबर में आएगा, NaN। तो ये देखिए, ठीक। अच्छा, ये हमने देख लिया है पार्स इंट को। ठीक है, अब आगे इसी तरह फंक्शन आ रहा है पार्स फ्लोट का। पार्स फ्लोट क्या करते हैं, सिंपल जिस तरह इंटीजर इंट में कन्वर्ट करता था, ये वाला मेथड किस में कन्वर्ट किया करेगा, फ्लोट में कन्वर्ट किया करेगा। तो इसे उधर लेके जाने की जरूरत नहीं, हम इधर ही देख लेते हैं। जिस तरह कि ये है, इसे उसने फ्लोट के अंदर कन्वर्ट किया, तो फिर ये देखिए ये इसकी आउटपुट आ जाएगी। इसी तरह ये है। अच्छा, ये चीज इधर समझने वाली है थोड़ी सी।
ये उसने स्ट्रिंग ले ली है जिसके अंदर 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। जब वो इसे फ्लोट में कन्वर्ट करने जाएगा तो पहले पॉइंट के बाद वो सारी चीजों को क्या कंसीडर करेगा, फ्लोट नंबर कंसीडर करेगा। तो वो इस चीज को उड़ा देगा, ठीक है, 0.4 को, क्योंकि उसने पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को देखना है। तो ये देखिए 2.3 उसने रहने दिया, बाकी सारा उसने उड़ा दिया है। अच्छा, इसी तरह इधर देखिए, ये 6 दिया हुआ है, उसे फ्लोट में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो बेसिकली जब 6 है, इसके बाद कोई फ्लोट वाला नंबर ही नहीं है, तो इसने 6 ही रहना है, ठीक है। ये फिर वही एग्जांपल आ गई, इसका मुझे आइडिया नहीं है अभी, और इसका ऑब्वियस सी बात है कि इसका NaN ही आएगा। चल, ये हम टॉपिक एक दफा छोड़ने हैं, क्योंकि हमने अभी तक ये HTML वगैरह नहीं पढ़ी है, तो जब ये पढ़ेंगे ये तब की बात होगी। अच्छा जी, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, अदरवाइज फिर आगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है आज का, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ लें, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं। जी, क्लियर है चीजें? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एरे मेथड्स। यानी कि अब हम कुछ ऐसे मेथड्स पढ़ने लगे हैं कि जो कि एरे पे इम्प्लीमेंट होते हैं। पहले भी हम काफी सारे मेथड पढ़ आए हैं एरे के, फॉर एग्जांपल पुश पढ़ लिया है, पॉप पढ़ लिया है, इसी तरह शिफ्ट, अनशिफ्ट, सप्लाइज। तो ये सारे मेथड हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। तो उनके अलावा अब कुछ ऐसे बहुत ज्यादा यूजफुल मेथड वो देने लगे हैं जो कि हमने पहले यूज नहीं किए हैं, क्योंकि पहले हमने फंक्शंस नहीं पढ़े थे। और ये जो जितने भी अब मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं, ये ऐसे मेथड्स हैं कि जो अपने अंदर एक फंक्शन को एज एन इनपुट लेते हैं। पहले जितने मेथड हमने लिए थे वो अपने अंदर या तो कोई ना कोई नंबर्स ले रहे होते थे, या कोई स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट ले रहे होते थे। लेकिन अब जो हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं ये ऐसे हैं कि जो अपने एज एन इनपुट क्या लेते हैं, एक पूरे का पूरा फंक्शन लेते हैं, और फिर उस फंक्शन को हर एलिमेंट पे चला के देखते हैं। तो देखते हैं किस तरह ये काम करते हैं। सबसे पहले मेथड है फॉर ईच। फॉर ईच जिस तरह के नाम से जाहिर है कि क्या करो, एरे के हर एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ कर दो। अब वो क्या करना है, वो हम उसे फंक्शन दिया करेंगे। इस मेथड को, फॉर ईच को, हम एक फंक्शन पास करेंगे कि भाई हर एरे के हर मेथड पे ये वाला फंक्शन अप्लाई कर दो। ये वाला जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन एरे के हर एलिमेंट पे अप्लाई कर दो। अब देखते हैं, ये एग्जांपल देखते हैं तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये देखिए, ये एरे दी हुई है, उसके अंदर ये कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। अब एक फंक्शन उसने बना दिया है, फंक्शन प्रिंट स्टफ। ये दो चीजें रिसीव कर रहा है, एक तो एलिमेंट रिसीव कर रहा है, दूसरा इंडेक्स रिसीव कर रहा है। एलिमेंट से मुराद ये है कि एरे का एलिमेंट, और दूसरा इंडेक्स से मुराद ये है कि एरे का इंडेक्स। तो ये दो चीजें रिसीव कर रहा है, और फिर उनको सिंपल कंसोल करवा रहा है। अच्छा, अब देखिए असल स्टोरी यहाँ पे, असल जो कहानी है वो ये है। ARR, ये एक एरे थी, डॉट फॉर ईच उसका एक मेथड है। ये क्या करता है, ये अपने अंदर अपनी जो ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर एज एन इनपुट क्या लेगा, एक पूरे का पूरा फंक्शन लेगा। अब देखिए, ये पूरा फंक्शन हमने लिखा था, वो क्या कहाँ पे जा रहा है, इसकी इनपुट में जा रहा है। अब क्या होगा, ARR डॉट फॉर ईच, ये जो फॉर ईच है। अच्छा, ये पहले हम थोड़ा सा एक आइडिया यहाँ पे रुके ना, एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें फिर आगे चलते हैं, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा यूज होगा। कॉल बैक का एक आइडिया है, कॉल बैक। कॉल बैक इसे कहा जाता है कि अगर कोई फंक्शन अपने इनपुट में किसी फंक्शन को रिसीव कर रहा हो तो उसे कहते हैं कॉल बैक। ठीक है, जिस तरह ये एक फंक्शन था, मेथड था, ये अपनी इनपुट में क्या ले रहा है, एक पूरे का पूरे फंक्शन का रेफरेंस ले रहा है, यानी कि एक फंक्शन को कॉल किया जा रहा है सादा अल्फाज में। वैसे एक्चुअल में कॉल नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसके रेफरेंस को पुकारा जा रहा है, यानी कि उसके रेफरेंस कॉल किया जा रहा है। तो क्या होगा कि इस जगह पे बेसिकली क्या कंसीडर किया जाएगा कि ये सारा फंक्शन उठ के इस जगह पे चल रहा है। अच्छा, अब ये जो फॉर ईच है, ये क्या करता है, ये एरे के हर एलिमेंट को बार बार उठाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ARR डॉट फॉर ईच। अब क्या करेगा, सबसे पहले ये उठाएगा इस पहले एलिमेंट को।
ठीक है, ग्रेप फ्रूट को उठाएगा, ये भी पास कर देगा इस फंक्शन को, और इसका इंडेक्स नंबर भी पास कर देगा। तो ये एलिमेंट होगा ये, और इसका इंडेक्स नंबर होगा 0। वो दोनों किसको पास हो जाएंगे आगे, चूंकि ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो वो इस फंक्शन को कॉल करते वक्त पास हो जाएंगे। अब एलिमेंट में आ चुका होगा ये, और इंडेक्स में आ चुका होगा 0। अब इस पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपल कंसोल करवा रहे हैं, तो ये कंसोल हो जाएगा। अच्छा, अभी जैसे ही ये फंक्शन कॉल होके हटा होगा, तो ये जो फॉर ईच होगा, एरे का अगला एलिमेंट उठा लेगा 4, वो पास कर देगा इसको। तो इस तरह सारी इटरेशन, जब तक ये एलिमेंट खत्म नहीं हो जाएंगे, ये फंक्शन बार बार कॉल होता रहेगा, और हर एलिमेंट बार बार इसे पास होता रहेगा, और इसी तरह चीजें प्रिंट होती रहेंगी। जरा देखते हैं, तो ये देखिए, सबसे पहले ये ग्रेप फ्रूट प्रिंट हुआ, फिर 4 प्रिंट हुआ, फिर हेलो, फिर 5.6 और 2। तो ये सब के लिए ये वाला फंक्शन चला है। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह आप ये लिख रहे, जिस तरह कि मैं अब ये लिखने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल सेम चीजें हैं दोनों। देखते हैं कि मैंने ठीक कोड लिखा है कि नहीं लिखा। ये देखिए, ये बिल्कुल दोनों एग्जैक्टली सेम वर्किंग करती हैं, यानी कि आप चाहे तो फॉर ईच की ब्रैकेट्स में, यानी कि फॉर ईच की ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक आ रही है, तो फॉर ईच की ब्रैकेट में अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा फंक्शन पास कर दें, या फंक्शन कहीं और लिख के उसका सिर्फ नाम इधर पास कर दे, तो दोनों चीजें सेम तरीके से काम करेंगी। अब फॉर ईच ने क्या करना है, फॉर ईच ने बारी बारी एरे के एलिमेंट को भी उठा के देना है, और इंडेक्स को भी उठा के देना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं इधर इंडेक्स को कैच नहीं करता, सिर्फ एलिमेंट को कैच करता हूँ, तो अब क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसके एलिमेंट को उठा के देता रहेगा। वैसे ये जो फॉर ईच है, ये दो चीजें देता है, यानी कि इसके दो फ्लेवर्स आते हैं। एक ये फ्लेवर है कि इसने सिर्फ एलिमेंट उठा के देना है, दूसरा फ्लेवर ये है कि एलिमेंट और इंडेक्स दोनों चीजें उठा के देनी है। तो अगर तो आप उसके इंडेक्स को भी यूज करना चाह रहे हैं, तो आप वो भी इधर एज एन इनपुट रिसीव कर लेंगे। अगर उसे यूज नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसे इनपुट में रिसीव नहीं करेंगे, और सिंपल जो है वो एलिमेंट रिसीव कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ जानी चाहिए अब तक कि फॉर ईच किस तरह काम करता है। जी, ये समझ आ गया फॉर ईच का कॉन्सेप्ट। फॉर ईच ने क्या करना है, बारी बारी हर एलिमेंट को एरे में से निकाल के और इस फंक्शन को पास करते जाना है। ये फंक्शन आगे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो होता रहेगा। इसे बेसिकली कहा जाता है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक मीन कि एक फंक्शन अपनी बॉडी के अंदर एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जी, ये चीज समझ आ गई। जी सर। सर। जी सर अगर ये पैरामीटर की जगह पे हम कुछ भी लिख देते हैं, जी जी। उसके बावजूद भी ये बार बार उसकी एलिमेंट एलिमेंट ही उधर जाएगा फंक्शन में। इधर फॉर एग्जाम्पल मैं नेम कर देता हूँ, ठीक है। जी। तो बेसिकली इसने अगर दो पैरामीटर लिखे होंगे, नाम उनका जो मर्जी हो, इधर नाम जो मर्जी लिखा हो, इसने जो वैल्यू वैल्यू है ना एलिमेंट, वो उठा के पहले पैरामीटर को दे देना है, चाहे नाम उसका जो मर्जी रखा हो। और अगर दो पैरामीटर होंगे, तो इसने इंडेक्स उठा के उसे दे देना। फॉर एग्जांपल इधर मैं कहता हूँ आई, सिंपल, या वी कह लेते हैं हम आसानी के लिए। तो अब क्या होगा कि जो एलिमेंट होगा वो नेम को मिल चुका होगा, और जो इंडेक्स होगा वो किसको मिल चुका होगा, वी को। तो इधर नाम है, बेसिकली ये नाम है वेरिएबल्स के, आप ये कुछ भी रख सकते हैं। आपने सिर्फ जो समझने वाली बात है वो ये है कि इधर आप दो पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं कि एक पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं। अगर दो पैरामीटर रिसीव कर रहे होंगे, तो फॉर ईच क्या करेगा, पहले पैरामीटर को एलिमेंट दे देगा, दूसरे पैरामीटर को इंडेक्स नंबर दे देगा। अगर आप सिंपल एक ही पैरामीटर लिख रहे हैं, चाहे उसका नाम जो मर्जी लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिख देता हूँ, तो क्या होगा, इधर क्या होगा कि ये जो जवाब होगा, इसे एलिमेंट मिल चुका होगा। एरे का हर एलिमेंट बार बार इस जवाब वेरिएबल के अंदर आता रहेगा, और वो आगे उस पर जो भी हम ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं वो होता रहेगा। ये देखो, ये एरर आ गया है। ARR वो कहता है कि डिफाइन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, चूंकि हमने ये कमेंट कर दी थी। तो ये देखें, बेसिकली इधर सिर्फ वेरिएबल का नेम आना है। समझ आ गई मुबशर भाई। जी सर, इसमें इसने बस उसकी वैल्यू देनी है और इंडेक्स देना है फॉर ईच लूप ने।
हाँ, फॉर ईच लूप ने बेसिकली वैल्यू देनी है, इंडेक्स देना है। अब आप पे है कि आप दोनों चीजें कैच करना चाहते हैं, ये एक चीज कैच करना चाहते हैं। आप इधर जो भी नाम देंगे, अगर तो एक वेरिएबल पैरामीटर में देंगे तो वो सिर्फ एलिमेंट को कैच कर लेगा, अगर दो दे देंगे तो एलिमेंट और इंडेक्स दोनों को कैच कर लेगा। जी ठीक। तो ये आप अच्छे से जरा इस थ्योरी को भी पढ़ेंगे ना, तो आपको ये चीज वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे है फिल्टरिंग एन एरे। एरे को फिल्टर करना। फिल्टर करने से मुराद क्या है, ये पढ़ते हैं। वी कैन यूज द बिल्ट इन फिल्टर मेथड ऑन एन एरे टू अल्टर विच वैल्यूज आर इन द एरे। हम कोई कंडीशन लगाएंगे ये चेक करने के लिए कि इस टाइप की वैल्यूज हमारी एरे में है या नहीं है, या इस टाइप की जितनी भी वैल्यूज हैं उन्हें एक अलहदा निकाल लो। फिल्टर यही होता है ना, आप एक फिल्टर लगाते हैं किसी चीज पे कि भाई इसमें से जो इस चीज पर, या ये जो भी चीजें हमारी ये वाली कंडीशन पूरी करेंगी उन्हें एक साइड पे कर दो, बाकी सबको एक साइड पे कर दो। तो फिल्टर भी बेसिकली यही करता है। ये क्या करता है, ये देखें, उसने एक फंक्शन बनाया है चेक स्ट्रिंग। इसके अंदर भी दो चीजें ले रहा है, एलिमेंट और इंडेक्स। क्योंकि ये फिल्टर भी इसी तरह ही वर्किंग करता है कि एलिमेंट भी देता है, इंडेक्स भी देता है। आगे हम जितने भी एरे के वो पढ़ने जा रहे हैं ना मेथड्स, वो सभी इसी तरह काम करते हैं कि या तो वो दो चीजें पास करते हैं, उनमें से आपकी हिम्मत है या आपकी मर्जी है कि आप कितनी चीजें कैच करना चाह रहे हैं दोनों में से। और जो ये बेसिकली हमने अपने यूज केस के हिसाब से डिसाइड करना होता है कि हम एलिमेंट को कैच करना चाह रहे हैं, एलिमेंट और इंडेक्स दोनों को कैच करना चाह रहे हैं। तो ये देखिए किस तरह अप्लाई होगा, ए आर आर डॉट फिल्टर, ये उस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। अब क्या होगा, इसने भी सेम उसी तरह काम करना है। इसने एरे के एक एक एलिमेंट को उठा के बार बार इस फंक्शन को पास करना है। अच्छा, जब इस फंक्शन को पास किया जाएगा तो ये देखिए यहाँ पे एक कंडीशन लगी हुई है। ये ना मैं एडिटर में लेके जाता हूँ फिर अच्छे से। तो ये देखिए जरा, ये एरे है सिंपल, जिस तरह एक एरे थी। इस चीज को अभी भूल जाए, ये चूंकि अभी तक हमने नहीं पढ़ी, बस ये समझे कि इधर एक डेट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एक फंक्शन है, ये हम उस एरे, ए आर आर के एरे के ऊपर एक फंक्शन है एरे का फिल्टर, एक मेथड है। उसके जरिए हम इस एरे को फिल्टर करेंगे। फिल्टर क्या करेंगे, हम ये चाह रहे हैं कि इस एरे के अंदर स्ट्रिंग के कितने एलिमेंट्स हैं, जो जिन एलिमेंट्स की डाटा टाइप स्ट्रिंग है उनको अलहदा कर दो, बाकी को अलहदा कर दो। तो ये है ना फिल्टरिंग। हम ये चाह रहे हैं कि इस एरे के अंदर जितने भी स्ट्रिंग के एलिमेंट्स हैं उन्हें अलहदा कर दो स्ट्रिंग डाटा टाइप के, और बाकी डाटा टाइप्स के एलिमेंट्स को अलग कर दो। तो अब क्या हो रहा है जरा देखें। फंक्शन चलेगा, हर दफा एलिमेंट रिसीव करेगा, पहले ये आएगा स्क्वेरल। ये जब आएगा तो इसकी टाइप ऑफ ऑपरेटर के जरिए चेक किया जाएगा, यानी कि इसकी टाइप चेक की जाएगी, इसका आंसर आएगा स्ट्रिंग। उसे चेक किया जाएगा क्या इसका आंसर स्ट्रिंग आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रिंग आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अगर तो ट्रू आ रहा होगा, अगर तो फंक्शन के अंदर जो कंडीशन लगाई गई है उसका आंसर ट्रू होगा, तो क्या होगा, इसको ट्रू वाली एरे में रख दिया जाएगा। और अगर आंसर फॉल्स होगा तो इसको फॉल्स वाली एरे में रख दिया जाएगा। अब क्या होगा, दो पोर्शन बन चुके होंगे इस एरे के। एक वो कि जिन एलिमेंट पे ट्रू आया होगा, एक वो कि जिन एलिमेंट पे हमारी कंडीशन फॉल्स हुई होगी। अच्छा, जिन एलिमेंट्स पे हमारी कंडीशन ट्रू हुई होगी वो रिटर्न कर दी जाएगी इस फिल्टर मेथड के जरिए। यानी कि इस फिल्टर मेथड ने इस एरे के ऊपर एक फिल्टर लगाया। फिल्टर लगाने के बाद जो फिल्टर में से चीजें पास होती गई उनकी एक एरे बना के रिटर्न कर दी, और वो हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो इधर आप जरा देखें कि ये एक्चुअल एरे को चेंज नहीं कर रहा है, एक्चुअल एरे वैसे की वैसे रहेगी, बल्कि उसके ऊपर अब फिल्टर लगेगा। फिल्टर होने के बाद जो चीजें बचेंगी वो हमें वापस रिटर्न हो जाएंगी। वो हमें फिर किसी ना किसी वेरिएबल में कैच करनी पड़ेगी। कैच करने के बाद हम उसे कंसोल करवा रहे हैं। तो अगर इधर मैं दोनों चीजें कंसोल करवाऊं, यानी कि हमारी ये फिल्टर एरे नहीं, सिंपल एरे भी कंसोल करवाऊं, तो आप देखेंगे कि एक्चुअल एरे वैसे की वैसे है। तो ये देखिए, एक्चुअल एरे वैसे की वैसे है। हमने चूंकि कंडीशन लगाई थी कि जिनकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है सिर्फ वो हमें मिले, तो ये देखिए जिनकी डेटा टाइप स्ट्रिंग थी सिर्फ वो मिल गई है। ठीक है, तो ये समझ आ गया फिल्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है फिल्टर। आपने कभी ये किसी साइट पे गए हों इस तरह की कि जिस तरह के दराज है, तो आपने ऊपर कुछ देखा होगा फिल्टर लगे होते हैं। फिल्टर से मुराद ये है कि कैटेगरी हम चेक कर रहे होते हैं कि भाई इधर सिर्फ वुमेन की कैटेगरी दिखाई जाए, इधर सिर्फ मेन की कैटेगरी दिखाई जाए, इधर सिर्फ
इधर सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें दिखाई जाए, तो आप वो जो ऊपर एक फिल्टर लगा लेते हैं, फिल्टर लगाने के बाद फिर नीचे सिर्फ वही चीजें शो होती हैं, तो वो इस तरह शो होती हैं। ये फिल्टर मेथड उस पर लगा होता है। ठीक है, फिल्टर मेथड पे जैसे ही हमने फॉर एग्जाम्पल हमने कहा भी हमारी इस कैटेगरी के अंदर जिसकी टाइप भी मेन हो, ठीक है, जिसकी नीश मेन हो, सिर्फ वो एलिमेंट शो हो, तो ओवरऑल एक एरे थी जिसके अंदर सारे एलिमेंट पड़े हुए थे, सारी हमारी कैटेगरीज पड़ी हुई थी। इस फिल्टर ने क्या किया, उसमें से जब मेन वाली चीजों को उठाकर रिटर्न कर दिया, और हम सिर्फ अपनी स्क्रीन पे सिर्फ इस एरे को प्रिंट करवाएंगे, तो क्या होगा, हमारी सिर्फ मेन की कैटेगरी प्रिंट हो जाएगी। तो ये है फिल्टर की पावर। फिल्टर जो है वो इस तरह काम करती है। ये समझ आ गया फिल्टर आप लोगों को? जी समझ आ गया। भाई साथ साथ पार्टिसिपेट किया करें यार, बताएं अगर नहीं कोई चीज समझ आई तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। सर इसको रिपीट कर दें एक दफा। हाँ ठीक है। बेसिकली फिल्टर मेथड क्या है? फिल्टर ने क्या करना है, फिल्टर जिस तरह आम अपनी लैंग्वेज में हम समझे, फिल्टर क्या करते हैं, छाननी जिस तरह हम करते हैं, छाननी क्या करती है, चीजों को फिल्टर कर देती है। जो चीजें हम चाह रहे होते हैं कि अलग हो जाए, वो एक साइड पे हो जाएं। जो चीजें हम चाह रहे होते हैं कि नहीं हम चाह रहे हैं, उन्हें एक साइड पे कर दिया जाता है। तो फिल्टर भी इसी तरह करता है। फिल्टर के अंदर हम एक फंक्शन पास करेंगे, उस फंक्शन के अंदर हम एक कंडीशन लगा देंगे। अब जो जो एलिमेंट उस कंडीशन को फुलफिल करते होंगे, उनकी एक अलग एरे बना दी जाएगी और वापस रिटर्न कर दी जाएगी। बस सिंपल सा इतना कॉन्सेप्ट है। यानी कि जो भी इस चेक को पास करेंगे, इस कंडीशन को पास करेंगे, उनकी एक अलग एरे बना के रिटर्न कर दी जाएगी। ओरिजिनल एरे वैसे की वैसे रहेगी। इस एरे में से जो भी इस कंडीशन को पूरा करते होंगे, उनकी एक नई एरे बना के हमें वापस रिटर्न कर दी जाएगी। फिल्टर का काम ही है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर इधर फिल्टर लगाया जाए कि हमें ऐसे एलिमेंट दिए जाएं कि जिनकी डेटा टाइप नंबर है, तो आप जरा अपने अल्फाज में या इस चीज को अभी एक दफा माइंड से निकाल के सिर्फ मुझे इस बात का आंसर करें कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये एक एरे है, इस एरे में से उन एलिमेंट की एरे निकाल लें कि जिनकी डेटा टाइप इंटीजर है, तो आपके पास क्या क्या एरे बनेगी? बशर भाई बताएंगे जरा। सर वो फिर तो 5 ही आएगा उसमें। जी बिल्कुल। तो हमने एक कंडीशन लगा दी ना कि इस एरे के हर एलिमेंट को चेक करो, जो जो एलिमेंट इंटीजर होंगे उनको एक नई एरे बना के हमें दे दो। तो अगर हम इधर एक कंडीशन लगा दें, अब ये देखें, ये एक फंक्शन है बेसिकली, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है फिल्टर के अंदर। आपको मेरे ख्याल ये चीज ज्यादा कंफ्यूज कर रही होगी, तो मैं इसे इधर ऐसे उठा के ले आता हूं। अब जरा देखें क्या हुआ है। ARR के ऊपर हमने एक फिल्टर फंक्शन लगाया है, फिल्टर मेथड लगाया है, और उसको एक फंक्शन दे दिया है। ठीक है। अब क्या करेगा ये फिल्टर, क्या करेगा, इस एरे के एक एक एलिमेंट को उठाएगा, इस फंक्शन को देता जाएगा। ठीक है। पहले इस एलिमेंट को उठाएगा, इस फंक्शन को भेज देगा, दूसरे को उठाएगा, इस फंक्शन को भेज देगा, तीसरे को, इस तरह ये बारी बारी ये सारे एलिमेंट उठा के इस फंक्शन को पास किए जाएंगे। अब इस फंक्शन के अंदर हमने एक कंडीशन लगाई हुई है कि जिनकी टाइप ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, जिनकी टाइप ऑफ स्ट्रिंग है उनकी एक नई एरे बना के वो वापस रिटर्न कर दी जाए, बस सिंपल। ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले इस स्केरल की डाटा टाइप चेक की जाएगी। तो इसकी डाटा टाइप आई स्ट्रिंग, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। अच्छा, जिन जिन एलिमेंट पे हमारी कंडीशन ट्रू हो रही होगी उन्हें ही एरे में पुश किया जाएगा, अदरवाइज किसी और को नहीं किया जाएगा। अब कंडीशन ट्रू हुई, तो इसे एक एरे नई बना के उसके अंदर पुश कर दिया। अभी वो एरे कहीं और पड़ी हुई है, अभी हमें वापस नहीं मिली, अभी कहीं और पड़ी हुई है, क्योंकि अभी सारे एलिमेंट ट्रैवर्स नहीं हुए। अगले एलिमेंट को उठाया जाएगा, इस फंक्शन को पास किया जाएगा, ये फंक्शन फिर चेक करेगा उस एलिमेंट को। टाइप ऑफ एलिमेंट, अब 5 की जो टाइप है वो क्या है, नंबर है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इस एलिमेंट को ड्रॉप कर दिया जाएगा, उस एरे में पुश नहीं किया जाएगा जो हमने कहीं और अलहदा से बना के रख ली है। इस एलिमेंट को उठाया जाएगा, पास किया जाएगा, इसकी टाइप चेक की जाएगी, बिल्कुल स्ट्रिंग थी, ये ट्रू हो जाएगा। तो इस एलिमेंट को उठा के उस एरे में पुश कर दिया जाएगा। इस तरह इसकी डेटा टाइप डेट होगी, तो ये भी नहीं उस एरे में जाएगा, ये भी उस एरे में नहीं जाएगा। तो अभी तक हमारे पास वो जो एक साइड पे एरे पड़ी थी, उसके अंदर कितने एलिमेंट जा चुके हैं, ये दो, ये वाला और ये वाला। अच्छा, अब क्या होगा, जब ये सारी एरे ट्रेवर्स कर चुका होगा फिल्टर, तो ये क्या करेगा, अब वो जो इसने एक नई अलहदा से एरे बनाई थी वो वापस रिटर्न कर देगा, जिन पे हमारी कंडीशन ट्रू हुई थी।
उन्हें वापस रिटर्न किया तो वो हमारे इस वेरिएबल के अंदर आ चुकी होंगी। जब इस वेरिएबल के अंदर आएंगी तो सिंपल हम उसे प्रिंट करवा रहे हैं। बशर भाई समझ आ गई? जी सर, समझ आ गई। अच्छा, नहीं समझ आई है तो फिर समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है मेथड्स हमारे। सर आ गई है समझ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चेकिंग अ कंडीशन फॉर ऑल एलिमेंट्स। अच्छा, कई दफा इस तरह होता है कि हम ये चेक करना चाह रहे होते हैं कि एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है, उसके अंदर हमने नाम स्टोर किए हुए हैं। अब वो जितने भी नाम हैं उनकी डाटा टाइप कभी भी नंबर तो नहीं ना हो सकती, क्योंकि नाम हमेशा किस टाइप के होंगे? स्ट्रिंग के होंगे। अगर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा हर एलिमेंट इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए हमें एक मेथड मिलता है, उसे हम कहते हैं एवरी। वो क्या करता है, अपने अंदर एक फंक्शन लेता है। जब वो फंक्शन लेगा तो उस फंक्शन के अंदर हम एक कंडीशन लगाएंगे कि चेक करो कि हर एलिमेंट पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। अगर तो सबका आंसर ट्रू होगा तो इस पूरे का आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज इस सारे का आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। अब जरा देखते हैं इसी चीज को। ये जो फंक्शन है चेक स्ट्रिंग, इसी को वो ले रहा है। इसे मैं निकाल के एक दफा बाहर रख लेता हूँ। तो इस लाइन को कमेंट कर देते हैं ताकि हम अगली अपनी लाइन चला सकें। तो ये देखिए क्या है। अब क्या हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग ARR डॉट एवरी। अब एवरी मेथड क्या करेगा? एवरी क्या करेगा, एरे के हर एलिमेंट को बार बार उठाएगा, इस फंक्शन को पास करता रहेगा। अब ये फंक्शन आगे एक कंडीशन चेक कर रहा है। अगर तो सबका आंसर ट्रू आएगा, इसका आंसर भी ट्रू आएगा, इसका फॉल्स आ जाएगा, इसका ट्रू आ जाएगा, इसका फॉल्स, इसका फॉल्स। तो चूंकि कुछ का फॉल्स आ चुका है तो इसलिए इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा? फॉल्स आएगा एवरी का, क्योंकि ये हर एलिमेंट पे कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। एवरी का मतलब ये है कि ये कंडीशन जो इस फंक्शन के अंदर है वो अगर तो हर एलिमेंट के ऊपर पूरी हो रही है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। आप इसकी डेफिनेशन में पढ़ेंगे तो यही है, ये देखें। ठीक है, तो मजीद आप इस बुक से पढ़ लीजिएगा, इधर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर तो ये वाला फंक्शन के अंदर जो हमने कंडीशन लगाई है वो एरे के हर एलिमेंट पे फुलफिल हो रही है तो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। ये देखते हैं, तो देखिए फॉल्स आ चुका है। अब अगर मैं इस एरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ही रहने दूं, इसे इसकी डेटा टाइप भी स्ट्रिंग बना दूं, इसकी डेटा टाइप भी स्ट्रिंग बना दूं, इसको भी स्ट्रिंग बना दूं, तो अब जरा देखें इसका आंसर आ चुका होगा ट्रू। तो ये देखिए, ठीक है, चूंकि अब सब की डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। तो जब सब पे ये वाले फंक्शन की कंडीशन पूरी हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि इस सारी का आंसर भी क्या आ जाएगा मेरे पास? ट्रू आ जाएगा। तो ये एवरी फंक्शन भी समझ आ चुका है आपको, एवरी मेथड? जी सर। ठीक है। अच्छा, ये एक दफा छोड़ रहे हैं क्योंकि ये यूज नहीं होता है कहीं भी। ठीक है, तो चूंकि यूज नहीं होता है तो इसलिए जब अगर कभी इसकी जरूरत पड़ी तो इस मेथड को पढ़ लेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसका यूज चूंकि बहुत कम है तो इसे अभी एक दफा के लिए स्किप कर रहे हैं। आगे हम ये पढ़ रहे हैं मैपिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस तरह फिल्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट मेथड था तो इसी तरह मैपिंग भी एरे के ऊपर अप्लाई होने वाले बहुत ज्यादा मेथड्स में से एक मेथड है। यानी कि बहुत ज्यादा मेथड जो एरे के हम यूज कर रहे होते हैं रियल टाइम एप्लीकेशंस में, उनके अंदर एक मैपिंग भी आता है। तो इसे पढ़ते हैं, ये क्या करते हैं। अच्छा जी, ये क्या करते हैं, पहले इसे जरा अपने अल्फाज में समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या करते हैं। मैप क्या करते हैं? मैप ने भी सेम उसी तरह काम करना है जिस तरह फिल्टर काम करता था। फिल्टर क्या करता था? फिल्टर या वो जो ऊपर हम एक और मेथड पढ़ के आए हैं, फॉर ईच। फॉर ईच और मैप। फॉर ईच और मैप बिल्कुल एक तरह काम करते हैं। फॉर ईच ने क्या करना था? फॉर ईच ने एरे के एलिमेंट को उठाना था एक एक को,
और उस पे जो भी हमने इस फंक्शन के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म किया वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देना है। ठीक है, फॉर ईच ने ये काम करना है। मैप ने भी यही काम करना है। मैप ने क्या करना है, एरे के एक एक एलिमेंट को उठाना है और उसमें इस फंक्शन के अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो इसने कर देना है। लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज होती है, वो ये होती है कि ये उस एरे पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एक जो नई एरे बनती है वो वापस रिटर्न भी करता है, जबकि जो फॉर ईच है वो वापस रिटर्न नहीं करता है। लेकिन ये जो मैप है, जो नई एरे बन चुकी होगी ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, हमें वो वापस रिटर्न भी करेगा। ठीक है, तो ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है। ये अक्सर इंटरव्यूज के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने हमेशा याद रखना है। मैप जो है वो एरे के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके वापस नई एरे रिटर्न करता है, जबकि जो फॉर ईच है वो हमें सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है, नई एरे जो बनी होती है वो वापस रिटर्न नहीं करता है। तो जरा देखें ये क्या हो रहा है, इस कोड को समझते हैं। ये एक एरे थी, उसके ऊपर मैप फंक्शन लगा। अब मैप ने क्या करना है, मैप ने बारी बारी हर एलिमेंट को उठाना है। अब ये एक एरो फंक्शन है, ये वही चीज है जो कि ये एक फंक्शन इसके अंदर लगा हुआ है, ये वाला सारा इसका अल्टरनेट है। ये हम पहले इस चीज को, एरो फंक्शन को अच्छे तरीके से देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में, तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए। बेसिकली क्या हो रहा है, नाम नहीं लिखा हुआ है, सिंपल एक पैरामीटर है, तो इसका मतलब ये एक पैरामीटर सेव कर रहा है। एरो मीन कि ये एरो फंक्शन होगा, और इधर ब्रैकेट्स नहीं है, मतलब ये है कि ये एक ही लाइन, इसकी बॉडी क्या होगी, एक ही लाइन पे होगी। और एरो फंक्शन की अगर बॉडी एक ही लाइन पे हो तो हमें पैरेंथेसिस लगाने, पैरेंथेसिस कह रहा हूँ, करली ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं होती है। और जब एक ही लाइन हो तो फिर हमें रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं होती है एरो फंक्शन के अंदर, वो ऑटोमेटिकली आंसर रिटर्न कर रहा होता है। तो अब जरा देखिए क्या हो रहा है। ARR डॉट मैप का पहले एलिमेंट आया 1, इस x के अंदर आ गया 1, x+1 हुआ 2, वो वापस रिटर्न हो गया। अब एक नई एरे कहीं और बनी, उसके अंदर 2 आ चुका है फर्स्ट इंडेक्स पे, 2 आया, इधर आया 2, 2+1 3, 2 के आगे 3 एलिमेंट इंडेक्स की, 1 इंडेक्स पे 2 एलिमेंट आ गया। इस तरह 3 की बजाय 4 आ जाएगा, 4 की बजाय 5 आ जाएगा। तो वो अब एक जो नई एरे बन चुकी है, इस मैप ने क्या करना है, वो वापस रिटर्न कर देनी है। फॉर ईच ने वो रिटर्न नहीं करनी थी, मैप ने क्या करना है, वो जो एक नई एरे बन चुकी है उसे वापस रिटर्न कर देना है। जब वो रिटर्न करेगा तो वो इस वेरिएबल के अंदर आ चुकी होगी और वो सिंपल प्रिंट हो जाएगा। तो देखते हैं, तो ये देखें 2 3 4 5। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। जी ये समझ आ जी गया। सर। अच्छा, इसमें और फॉर ईच में, अच्छा अब जब ये काम एक जैसा करते हैं तो फिर हम इसे कहाँ करते हैं, उसे कहाँ यूज करते हैं, इस चीज को समझ लेते हैं। फॉर ईच को आमतौर पे वहां पर यूज किया जाता है कि जहां पे हमने सिर्फ एरे के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, हमें कोई नई एरे नहीं चाहिए होती है। यानी कि ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो नई एरे बनी है, अगर वो हमें रिटर्न में नहीं चाहिए, हमने सिर्फ एरे को ट्रैवर्स करना है, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उसकी दोबारा आउटपुट जो है उसे यूज नहीं करना है कहीं भी, तो उसके लिए हम फॉर ईच यूज कर लेते हैं। और अगर हम चाह रहे होते हैं कि हमें वापस रिटर्न एरे मिले और बाद में हम उसे कहीं यूज करें, तो उसके लिए फिर हम मैप यूज करते हैं। तो आपने इस चीज को हमेशा माइंड में याद रखना है। फाइंडिंग द लास्ट अक्रेंस इन एन एरे, यानी कि एक एलिमेंट लास्ट टाइम, लास्ट किस इंडेक्स पे आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये सो बाय बाय लव, अब अगर बाय को देखा जाए तो लास्ट से किस इंडेक्स पे आ रहा है, एक तो शुरू से अगर ट्रेवर्स करें तो 1 नंबर इंडेक्स पे आ गया। अगर एंड से देखा जाए तो ये किस इंडेक्स नंबर पे आ रहा है, 0 1 2 पे आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि लास्ट से देखना है उसने कि लास्ट में जो एंड पे आया है, यानी कि इस बाय का जो एंड वाला है बाय, वो किस इंडेक्स नंबर पे है। तो ये लास्ट इंडेक्स ऑफ हमें वो बता देता है, सिंपल सी बात है। अगर नहीं मिलेगा तो उसे उसे -1 बता देना है। अच्छा आगे जी, हमारी ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज आ गई है। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी एरे के जितने भी हमने अभी तक मेथड पढ़ लिए हैं उनके ऊपर। ठीक है, जिस तरह के ये देखें, मैप एरे इधर यूज हो रहा है, इधर फिल्टर यूज हो रहा है। तो इसने वो ये दो फंक्शन इसलिए उठाए हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस भी इधर से आपको इन एक्सरसाइजेस के जरिए आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं एरे के मेथड्स को लेके। जी।
जी है कोई क्वेश्चन? मुबशर भाई क्लियर है? जी सर क्लियर है। अच्छा आगे चलें या इतना काफी है? सर काफी है। ठीक है तो कल लेक्चर ले लें हम फिर, अब अगर आप जी इसकी सर। प्रैक्टिस कर लें कल तक तो। जी सर इसके 2 लेक्चर कर लें। चलिए ठीक है, आप फिर इस तरह करें कि कल तक जो है ये एक्सरसाइजेज अपनी कंप्लीट कर लें ये दोनों। आज फिर यहीं पे क्लोज कर देते हैं। कल हम ये स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ लेंगे। स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ने के बाद कोशिश करेंगे कि हम नंबर के मेथड्स पढ़ लें। नंबर के बाद मैथ आ जाएगी। मैथ के कुछ मेथड्स होंगे। फिर डेट के मेथड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करेंगे कि हम कल यहाँ तक पढ़ लें, यहाँ तक डेट के ऊपर से लेकर। तो हमारा ये मोस्टली फिर चैप्टर जो है वो सिर्फ एक दिन का रह जाएगा। ये हम इस वीक में इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। फिर इसके बाद हमारा जावास्क्रिप्ट का सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा जो कि हमने कवर करना है। तो आप कल कोशिश कीजिएगा कि एरे के जो हमने मेथड पढ़े हैं, ये जो एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, ये आप लाजमी परफॉर्म कर लें ताकि हम आगे पढ़ें और आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और ये बात याद रखिएगा कि ये वो मेथड्स हैं जो कि एक्चुअली आगे यूज होने हैं। ठीक है, यानी कि इससे पहले जो चीजें थी वो सारी बेसिक बेसिक थी। ये जो चीजें हैं ना, ये एक्चुअल जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस के अंदर यूज हो रही होंगी, ये वो चीजें हैं। तो आपने इन्हें अच्छे तरीके से देखना है, ये जितने भी मेथड हमने पढ़े हैं। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।